आई एम विनोद सर फ्रॉम एसएम पब्लिक स्कूल त्रिशपुर शंभुगंज जौनपुर। तो बच्चों आज हम क्लास 12 की मैथमेटिक्स के अंतर्गत फलन का अध्ययन करेंगे। फलन अर्थात फंक्शन। तो आपने इसके पहले संबंध पढ़ा, तो फलन भी संबंध ही है। आपको याद होगा किसी लेक्चर में हमने बीच में कहा था कि सभी संबंध फलन नहीं होते, लेकिन सभी फलन संबंध होते हैं। इसका मतलब हो गया कि फलन एक विशेष प्रकार का संबंध है। तो फलन में कुछ विशेषता है वो भी संबंध ही, जो सभी संबंधों से उसे अलग करता है। तो इसीलिए हमने कहा था कि सभी फलन संबंध होते हैं, लेकिन सभी संबंध फलन नहीं होते। तो फलन दो समुच्चयों के बीच संबंध, दो समुच्चयों के बीच भी हो सकता है और एक किसी समुच्चय का उसी समुच्चय से भी हो सकता है। तो यहां हम फलन की बात करते हैं। तो एक समुच्चय ए से समुच्चय दी का संबंध f एक फलन कहलाता है। यह समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का समुच्चय बी में एक अद्वितीय प्रतिबिंब हो। इसी डिफिनीशन में पूरा फलन की रिकॉग्निशन छिपी हुई है। कह रहा है कि एक समुच्चय ए से समुच्चय बी का संबंध f एक फलन कहलाता है। यह समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का समुच्चय बी में एक अद्वितीय प्रतिबिंब हो, एक अद्वितीय प्रतिबिंब हो, तब वह संबंध जो होगा वो फलन कहलाएगा। समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का, दो बातों का आप नोटिस करना तो समझ में आ जाएगा आपको कौन प्रतिचित्रण है, यानी कौन संबंध है कौन नहीं है। समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का समुच्चय बी में एक अद्वितीय प्रतिबिंब प्राप्त हो। जो क्रमित युग्म बनेगा, अब ऐसे समझ, जो क्रमित युग्म बनेगा फलन का जो क्रमित युग्म बनेगा, उसके क्रमित युग्म के किसी भी दो अवयवों के पहले घटक समान नहीं होने चाहिए। अगर पहले घटक समान हो जाएंगे तब अद्वितीयता खतरे में पड़ जाएगी। इस चीज को हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे। यदि f ए बी का एक फलन है, यदि f ए टू बी का एक फलन है, यदि f ए बी का एक फलन है ए से बी में, यदि f ए से बी में एक फलन है, तो और ए बी बिलोंग्स टू f, और जो ए बी है वो बिलोंग्स टू f, ए बी बिलोंग्स टू f हो जाए। जब ए बी बिलोंग्स टू f हो जाएगा तो ये अवश्य है कि f बराबर b होगा, f बराबर b होगा। तो ए बी का प्रतिबिंब कहलाएगा। ए बी का प्रतिबिंब है, बी ए का प्रतिबिंब है और ए बी का पूर्व प्रतिबिंब है। बी ए का प्रतिबिंब है और ए बी का पूर्व प्रतिबिंब है। तो एफ बराबर बी आएगा। यफ संबंध यफ ए से बी में, संबंध यफ ए से बी में है और ए बी बिलोंग्स टू यफ है, तो एफ बराबर बी, यानी एफ रखेंगे तो बी आएगा। तो इसका मतलब हो गया कि जो बी है ये प्रतिबिंब है ए का, बी ए का प्रतिबिंब कहलाता है और ए बी का पूर्व प्रतिबिंब कहलाता है। अब इस चीज को हम एक एग्जाम्पल समझेंगे कि ए का समुच्चय है ए। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, इसे समझेंगे तो ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। पहले हम निगेटिव थॉट से चलते हैं, फिर पॉजिटिव की ओर चलते हैं। एक समुच्चय ए है जिसके अवयव हैं 1 2 3 4 5 6। ध्यान समझेंगे तो आप रिकॉग्नाइज कर लेंगे कि कौन से संबंध फलन है कौन से नहीं है। एक समुच्चय है ये ए 1 2 3 4 5 6। देखो बेटा, और ये एक संबंध से परिभाषित है r बराबर एक्स वाई सच दैट y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 से परिभाषित है। ये से परिभाषित है। अब इसके आप संबंध ज्ञात कर लेंगे
तो r बराबर क्या बन जाएगा, r बराबर बन जाएगा, अगर हम 1 लेते हैं x बराबर, तो 1 2, तो y बराबर 2 बन जाएगा। अरे भैया y बराबर x प्लस 1, y इक्वल टू x प्लस 1, तो x को 1 लेते हैं तो 1 प्लस 1, y इक्वल टू 2 आ गया कि नहीं आ गया, तो 1 2 हो गया। x इक्वल टू 2 लेते हैं, इसी से लेना है, a से a में ही संबंध, a से b में नहीं है, a से a में है। अब 2 हो गया, अगर x बराबर 2 ले लेंगे तो y इक्वल टू 3 हो जाएगा, 3 ले लेंगे तो 4 हो जाएगा, और 4 ले लेंगे तो 5 हो जाएगा, और 5 ले लेंगे तो 6 हो जाएगा। यानी f1 बराबर आएगा, जिसे y इक्वल टू fx कहते हैं, तो f1 का मान आएगा तो f2 का मान आएगा 3, आप रखेंगे तो आएगा ये, वही जो थोड़ी देर पहले हमने बताया कि f इक्वल टू b। तो 1 का प्रतिबिंब 2, 2 का 3, 3 का 4, 4 का 5, 5 का 6। अभी जो डिफिनेशन हम पढ़ रहे थे, जो डिफिनेशन हम आपको बता रहे थे, अब उसमें देखें, हाँ संबंध को ऐसे भी लिखते हैं, संबंध को प्रचित्रण भी कहते हैं या प्रतिचित्र या दृष्टि चित्र भी कहते हैं। तो प्रचित्रण के रूप में जब इसको निरूपित करेंगे तो उसका हम प्रांत लिख देंगे पहले, तो प्रांत इसका समुच्चय ही इसका प्रांत हो जाएगा। 1 2 संबंध का जो प्रांत होगा बताया गया था ना, 1 2 3 4 5 6, ये प्रांत हो गया समुच्चय का। और दूसरा जो इसका सहडोमेन अर्थात सह प्रांत होगा वो भी यही हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6। और जब दो समुच्चय देगा ए और बी अलग अलग देंगे तो समुच्चय ए अगर प्रांत होगा तो समुच्चय बी सह प्रांत हो जाएगा, समुच्चय बी को सह प्रांत मानेंगे तो ए सह प्रांत हो जाएगा। मतलब जो दिया रहेगा कंडीशन में, जरूरी का आप मान सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो यहां ये हो गया इसका प्रांत और ये हो गया सह प्रांत। अब देखिए इसको रिलेटेड करें हम तीर द्वारा, अगर इसके प्रतिबिंब को इससे रिलेटेड करें तो हमको प्राप्त हो जाता है प्रचित्रण, जिसे हम कहते हैं। ये भी संबंधी है, 1 का किससे, 2 से, 2 का 3 से, 3 का 4 से, 4 का 5 से, 5 का 6 से, इतने ही संबंध इसमें प्राप्त हुए हमको। जो परिभाषा दी हुई है इसके अनुसार हमको इसमें इतने क्रमित युग्म अर्थात इतना संबंध इसमें प्राप्त हुआ। अब इन संबंधों को जब हम प्रचित्रण से दिखाते हैं तो इस तरह से प्राप्त हुआ। अब आपकी परिभाषा कहती है कि समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव अर्थात प्रांत का प्रत्येक अवयव का सह प्रांत में, यानी समुच्चय बी में, और वही समुच्चय है तो सह डोमेन में एक अद्वितीय प्रतिबिंब प्राप्त हो, एक अद्वितीय प्रतिबिंब प्राप्त हो। तो यहां पर एक बात तो फॉलो हो रही है कि एक का एक अद्वितीय प्रतिबिंब 2 प्राप्त हुआ, दूसरा कोई नहीं। 2 का भी एक प्रतिबिंब प्राप्त हुआ, 3 दूसरा कोई नहीं। 3 का 4, 4 का 5, अद्वितीयता का तो पालन कर रहा है, किंतु कह रहा है कि समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का, समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का इसमें प्रतिबिंब होना चाहिए। इसमें प्रांत में जो है ये प्रांत हो गया आपका और ये सह प्रांत हो गया। अब परिसर आप जान ही गए, 2 3 4 5 6 ये परिसर हो गया आपका। तो प्रांत का एक अवयव जो 6 है, इस बेचारे का कोई भी प्रतिबिंब यहां नहीं प्राप्त हुआ। अब आप कहेंगे 6 रख देते तो 7 हो जाता, हाँ हो जाता, लेकिन इसमें 7 है ही नहीं है। आपको संबंध ए में ही बनाना है, ए में 6 तक ही अवयव आए तो 7 नहीं ले सकते, अतः 6 का कोई प्रतिबिंब प्राप्त नहीं हुआ। अतः हम अब ये फलन नहीं है। ये फलन क्यों नहीं है भैया, इसको समझ लो आप। क्योंकि आपकी परिभाषा कह रही है कि समुच्चय ए का या प्रांत का प्रत्येक अवयव का सह प्रांत में एक अद्वितीय प्रतिबिंब प्राप्त हो। तो अद्वितीय प्रतिबिंब तो प्राप्त हो गए, लेकिन सबके नहीं प्राप्त हुए, यानी 6 का कोई प्रतिबिंब यहां नहीं है। तो ये बेचारे का कोई प्रतिबिंब नहीं है, तब ये फलन नहीं है जब तक कि सबका न हो जाए, तो ये फलन नहीं है। अब एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, उसमें देखते हैं क्या होता है। अगर मैं नेगेटिव की तरफ से चलते तो आप समझ जाएंगे, क्या नहीं है यह जान जाएंगे, तो क्या है वो आप जान जाएंगे। अब एक दूसरा हम ले लेते हैं, एक समुच्चय है, एक दूसरा एग्जांपल हम सेटअप करते हैं। एक संबंध है आर है x y
such that xy such that xy का एक वर्ग है, xy such that xy का एक वर्ग है, xy का एक वर्ग है और x belongs to p और y belongs to q, x belongs to p और y belongs to q, x belongs to p एक वर्ग है जहां x belongs to p और y belongs to q। अब यहां दो समुच्चय हैं, अब एक समुच्चय में नहीं है, ये संबंध है, यह संबंध है और xy such that xy का एक वर्ग है जहां x belongs to p और y belongs to q। अब देखिए इसमें अब अगर हम x बराबर -3 लेते हैं, समुच्चय p के अवयव जो है हम बना लेते हैं, xy का वर्ग है p 1 4 9 16 25 36 एंड सो ऑन, और q का हम बना लेते हैं -6 -5 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6। चलो इतने अवयव ले लेते हैं। समुच्चय P 1 4 9 16 25 36, Q -6 -5 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6। चलो बेटा देखो अब इसका जो फलन बनेगा वो क्या क्या हो जाएगा फलन के युग में। अब ये क्या है, x y का एक वर्ग है, यानी x बराबर वाई स्क्वायर। अब जो इसको सेटिस्फाई करेगा, इस परिभाषा के अनुसार संबंध क्या बनता है, अब यहां देख लीजिए, -6 इसका वर्ग करेंगे 36 -6 का वर्ग करेंगे तो 36 आएगा प्लस, और 6 का भी 36 आएगा, और एक हो जाएगा 25 -5 और 25 5। इसी तरह से 9 -3 x y का वर्ग है, 9 -3 9 -3 9 3 16 16 के लिए 16 -4 और 16 4। इसी तरह से 4 -2 4 2 1 1 भी हो जाएगा, 1 -1 1 1 पहुंच का। तो समुच्चय P 1 4 9 16 25 36, समुच्चय Q -6 -5 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6। अब इसका जो परिभाषा है R = x y सच दैट x y का एक वर्ग है जहां x बिलोंग्स टू P और y बिलोंग्स टू Q, x बिलोंग्स टू P और y बिलोंग्स टू Q। तो अब यहां देखिए x y का वर्ग है तो y बिलोंग्स टू Q, इसका जब ऋण 6 का वर्ग करेंगे तो 36 आएगा x का वैल्यू, ऋण 5 6 का वर्ग करेंगे तो भी 36 आएगा, ऋण 5 का वर्ग करेंगे तो
जैसे ऋण 5 रखते हैं, x बराबर -5 का स्क्वायर बराबर 25। इसी तरह से -4 का और 4 का दोनों का 16 हो जाएगा, -3 और 3 का 9 हो जाएगा, -2 और 2 का 4 हो जाएगा, -1 और 1 का 1 हो जाएगा। अब ये संबंध इतने बन गए, अब ये इतने संबंध बन गए। अब ये संबंध बना 36 - 6 36 6, 25 - 5 25 5, एंड इसी तरह से ये 1 -1 और 1 1 तक ये इतना संबंध बना। हमने कहा कि अब ये संबंध फलन है कि नहीं, ये चेक करना है। अब जो आपकी परिभाषा कह रही है कि वो जो प्रांत इसका P है और सह प्रांत Q है, तो P के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब इसमें प्राप्त हो और अद्वितीय प्राप्त हो, अद्वितीय प्रतिबिंब प्राप्त हो। दो बातें हैं इसमें, उसका प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब प्राप्त हो और वो अद्वितीय हो। अब जैसे देखिए यहां हम P ले लेते हैं, P में कौन कौन है भैया? 1 है, 4 है, 9 है, 16 है, 25 है, 36 है। Q में देखो बेटा क्या क्या है। Q में है -6 -5 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 और 6। अब देखो बेटा 36 का दो प्रतिबिंब प्राप्त हुआ, -6 और +6, इसके दो प्रतिबिंब हो गए। 25 के भी दो प्रतिबिंब हो गए, -5 और +5। 16 के भी दो हो गए, यहां -4। 16 के भी दो हो गए, -4 और +4। ऐसे तीर से दिखा देते हैं। 9 के भी दो हो गए, -3 और 3। 4 के भी दो हो गए, -2 और 2। 1 के भी हो गए तो -1 और 1। अब यहां पर देखिए, अब पहली कंडीशन तो ये फिलअप कर दिया। पहला वाला एग्जांपल दिए थे उसमें एक कंडीशन फिलअप थी कि सभी अद्वितीय, सभी अवयवों के अद्वितीय प्रतिबिंब प्राप्त हुए थे, लेकिन सबके नहीं। इसमें सबके प्रतिबिंब प्राप्त हुए हैं लेकिन अद्वितीय नहीं है। देखो यहाँ एक के दो प्रतिबिंब प्राप्त हुए, अद्वितीय कहां हुआ? एक का केवल एक ही प्रतिबिंब प्राप्त होता, चाहे ये, तब तो ये अद्वितीय होता, लेकिन ये अद्वितीय नहीं है। 9 का भी देखिए दो प्रतिबिंब प्राप्त हुए, 16 के भी दो प्रतिबिंब प्राप्त हुए, और जबकि वो कहा अद्वितीय मतलब कोई और नहीं, केवल एक प्रतिबिंब प्राप्त हो। सभी के केवल एक प्रतिबिंब प्राप्त हो तब वो अद्वितीयता की कंडीशन को पूरा करता है। यानी संबंध को तब हम फलन कहेंगे जब वो उसके प्रांत के सभी अवयवों का प्रतिबिंब प्राप्त हो और वो भी अद्वितीय प्राप्त हो, तभी हम कहेंगे कि ये फलन है, अथवा कहेंगे कि ये फलन नहीं है। अर्थात यह संबंध भी फलन नहीं है, यह संबंध फलन नहीं है, यह संबंध फलन नहीं है। अतः हम कहेंगे कि यह भी संबंध फलन नहीं है। अब एक हम पॉजिटिव थॉट में लेते हैं कि फलन है कि नहीं है। अब देखिए वहां एक तीसरा एग्जांपल हम सेटअप करते हैं। तो अब आपको कुछ दिमाग में आ रहा होगा कि सभी संबंध तो भैया फलन नहीं है, लेकिन सभी फलन संबंध हैं, ऐसा होना चाहिए। जैसे एक हमने ले लिया, एक संबंध यहां दिया हुआ है, निकालना नहीं है, सीधे सीधे हमने ले लिया समय बचाने के लिए, नहीं तो हम निकलवा दे, चूंकि निकलवा तो बहुत चुके हैं क्रमित युग में भी, संबंध में तो संबंध में आप तमाम निकाले हैं। 2 1 3 1 4 2, 2 1 ले लो, 2 1 3 1 और 4 2, 2 1 3 1 और 4 2। एक संबंध आर है जिसकी परिभाषा नहीं दी, सीधे सीधे संबंध ही दे दिया है। आर बराबर, आर के जो अवयव है, संबंध आर के जो अवयव है 2 1 3 1 और 4 2। अब देखिए इसका जब हम प्रचित्र बनाते हैं तो इसका प्रांत आप जानते हैं, यह प्रांत क्या बनेगा? सभी घटकों के प्रथम अवयव प्रांत होते हैं, 2 3 4 इसका प्रांत हो गया, और सभी
घटकों के द्वितीय अवयव सहप्रांत बनते हैं, इसे डोमेन बोलते हैं, सहडोमेन बोलते हैं, सहप्रांत या सहडोमेन। और सहडोमेन में कौन कौन हो जाएगा? 1 2, केवल 2 अवयव। चूंकि किसी भी समुच्चय में कोई और 2 बार है तो एक ही बार लिया जाएगा। अब देखिए यहां 2 का किससे है? 1 से है, 3 का भी 1 से है, 4 का 2 से है। अगर हम 3 भी लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसमें जरूरी नहीं है कि ये सब में हो, इसके सभी अवयव इसके प्रतिबिंब हो, यह आवश्यक नहीं है, लेकिन यह आवश्यक है कि इसके सभी प्रतिबिंब इसमें होने चाहिए, सभी अवयव के प्रतिबिंब होने चाहिए, लेकिन इसके सभी अवयव प्रतिबिंब हो, ये नहीं, ये जरूरी नहीं है। अब यहां देखिए 2 का एक प्रतिबिंब प्राप्त हुआ और दूसरा कोई नहीं प्राप्त हुआ, 2 का केवल एक प्रतिबिंब प्राप्त हुआ 1, तो ये अद्वितीय है 2 के लिए। 3 का एक प्रतिबिंब हुआ, यह भी अद्वितीय है, मतलब दूसरा कोई, 3 का और दूसरा कोई प्रतिबिंब नहीं है 1 के अलावा। 4 का एक प्रतिबिंब 2 है, यह भी अद्वितीय है। अतः यह दोनों कंडीशन फॉलो कर रहा है। प्रांत के जितने अवयव हैं सबके प्रतिबिंब इसमें प्राप्त है और सबके अद्वितीय प्रतिबिंब प्राप्त है, यानी इसके किसी भी अवयव के एक ही अवयव के 2 या 2 से अधिक प्रतिबिंब नहीं होने चाहिए, केवल एक प्रतिबिंब होना चाहिए। हाँ, यह हो सकता है कि एक ही सहप्रांत का एक ही अवयव सहप्रांत का एक ही अवयव सभी प्रांत के सभी अवयव का प्रतिबिंब हो सकता है। जैसे अगर यही समुच्चय यही क्रमिक दे देता 4 3 4 3 दे देता, 4 1 दे देता, तब तीनों के प्रतिबिंब एक ही हो जाते। ऐसा भी हो सकता है, जब आप पढ़ेंगे आगे, मैपिंग पढ़ाएंगे, हम ही पढ़ाएंगे इसमें कि 1 1 मतलब एकाएक और बहुएक, अंतःक्षेपी, आच्छादक, ये सब पढ़ाएंगे आपको भी आगे, तब आप समझ जाएंगे इस बात को। तो इसका एक ही अवयव कई का प्रतिबिंब हो सकता है। जैसे अभी हम कहें कि एक समुच्चय है, एक संबंध है R, एक्स वाई बिलोंग्स टू एक्स वाई सच दैट एक्स का पिता y है, एक्स का पिता y है। तो अब इसमें देखिए, जहां x बिलोंग्स टू p और y बिलोंग्स टू q, ऐसा अगर हम कहते हैं x का पिता y है, यानी x पुत्र हो गया, y पिता हो गया। अब जैसे इसमें अवयव हम दे दें A B C D, इसमें प्रतिबिंब दे दें P Q R S, P Q R S। अब A को रिलेटेड कर दें P से, B को रिलेटेड कर दें Q से, C को रिलेटेड कर दें P से, D को रिलेटेड कर दें R से। तो अब बताइए ये प्रचित्ता है कि नहीं है? है। क्यों है? क्योंकि सबके अद्वितीय प्रतिबिंब प्राप्त हो रहे हैं और इसमें सबके प्रतिबिंब प्राप्त हो रहे हैं। अब यहां देखिए A और C 2 लोगों के पिता P हैं, क्या संभव नहीं है कि 2 लोगों के पिता P हो? एक ही लोगों के अगर 2 पिता हो जाएंगे तो ये कंट्राडिक्टरी मामला हो जाएगा। एक ही लोगों के 2 पिता हो जाएंगे तो ये मामला समझ में नहीं आता। तो ये नहीं, ये सत्य नहीं है, ये असत्य बात हो जाएगी। तब ये संबंध तो नहीं, फलन नहीं होगा, तब ये फलन नहीं होगा। अर्थात हाँ, 2 पुत्र हो सकते हैं, 2 लोगों के पिता एक ही हो सकते हैं। हो सकता है कि चारों लोगों के पिता P हों, यह भी हो सकता है, चारों लोगों के पिता P हो सकते हैं, या चारों के पिता अलग अलग हो सकते हैं। A S का पिता हो, A का पिता S हो, B का P हो, C का Q हो, D का R हो, ऐसा भी हो सकता है। तो ये ऐसा भी हो सकता है कि एक एक हो सकते हैं या बहुएक हो सकते हैं। तो हमने कहा कि एक एक और बहुएक, तो ये भी संबंध फलन है, ये भी संबंध फलन है।
तो संबंध फलन तभी होगा जब प्रांत के सभी अवयवों का सह प्रांत में एक अद्वितीय प्रतिबिंब प्राप्त हो। प्रांत के सभी अवयवों का सह प्रतिबिंब में एक अद्वितीय प्रतिबिंब प्राप्त हो। अब इसकी डिफिनीशन आप लिख लें। अब आप रिकॉग्नाइज कर लेंगे कि कौन संबंध फलन है और कौन संबंध फलन नहीं है। आपको केवल यही रिकॉग्नाइज करना है। अभी हम 11th का पोर्शन पढ़ा रहे हैं। इसके बाद जब ये आप पढ़ लेंगे, रिकॉग्निशन आप जान जाएंगे, तब आपको कल हम 12th में सीधे एंटर कराएंगे। एक समुच्चय ए से थोड़ा फंक्शन की परिभाषा लिख लो। एक ऐसा समुच्चय ए से समुच्चय बी का संबंध यह एक फलन कहलाता है। संबंधी है ऐसे बी में फलन कहलाता है यदि समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का समुच्चय बी में एक और केवल एक का ही अद्वितीय कह लीजिए प्रतिबिंब होता है। इसे हम फलन एफ ए टू बी या फलन एफ ए से बी में निरूपित करते हैं, पढ़ते हैं फलन एफ ए से बी में। और हमने बता ही दिया कि आप कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे। बस आप केवल यही देखना कि जो आपका संबंध दिया है, संबंध के जो घटक दिए हैं, उसके किन्हीं भी दो घटकों के प्रथम घटक, किसी भी दो अवयवों के प्रथम घटक समान नहीं होने चाहिए। क्योंकि अगर दो क्रमिक युग्मों के प्रथम घटक समान हो गए तो इसका मतलब दोनों का प्रतिबिंब तो उसका एक प्रांत के एक अवयव का दो प्रतिबिंब प्राप्त हो जाएगा, तब वो संबंध फलन नहीं कहलाएगा। ये चीज आप देखते ही जान लेना। जैसे अभी हम कहें, एक तीसरा जो एग्जांपल अभी हमने दिया था, नहीं अभी क्या और एग्जांपल आप देख, जैसे 2 1 है, 2 2 है, जैसे कोई संबंध आर है, ये दिया है 2 1 2 2 2 3, ये एक संबंध दिया है। अब इसमें या 2 1 2 2 2 3, तो अब इसमें अगर संबंध हम स्थापित करें, प्रांत में एक अवयव 2 होगा और इसमें सह प्रांत में हो गया 1 2 3। अब इसके एक ही अवयव के 3 प्रतिबिंब हो गए, तभी संबंध फलन नहीं कहलाएगा। अब इसे मान लो एक दूसरा एग्जांपल देख लो, 2 1 3 2 2 1 3 2 2 3, ये संबंध है। अब इसमें देखिए, अगर आप बनाएंगे आप, इसमें 2 3 दो अवयव हो गए और इसमें हो गया 1 2 3 अवयव हो गया। अब यहां देखिए दो के दो प्रतिबिंब 2 और 3 हो गए और 3 का एक प्रतिबिंब 2 हो गया। ये भी संबंध नहीं, क्योंकि 2 के एक ही अवयव के 2 प्रतिबिंब यहां प्राप्त हो गए। अगर अब यहां देखिए क्या, कैसे आप रिकॉग्नाइज करेंगे, जैसे कि आप न खींचे तब कैसे जान जाएंगे। अब यहां देखिए 2 अवयव इस तरह से हैं क्रमिक युग्म में, संबंध के क्रमिक युग्म में 2 अवयव इस तरह से हैं जिनके प्रथम घटक समान है। तो प्रथम घटक समान होने का मतलब कि एक ही अवयव के 2 प्रतिबिंब प्राप्त हो जाएंगे। तो बस यही आप देख लेंगे, तुरंत जान जाएंगे वो संबंध है कि नहीं है, वो संबंध फलन है कि नहीं है। अगर जो संबंध में क्रमिक युग्म दिए गए हैं उनमें किन्हीं 2 या 2 से अधिक घटकों के प्रथम अवयव, अगर किन्हीं 2 या 2 से अधिक अवयवों के प्रथम घटक अगर समान हो गए, तो जाहिर सी बात है कि उसके एक अवयव के तो कई प्रतिबिंब प्राप्त हो जाएंगे। एक अवयव के कई प्रतिबिंब प्राप्त हो जाएंगे तो संबंध नहीं रहेगा। तो एक तो आप देखते ही जान जाएंगे। दूसरा, आप ये रिकॉग्नाइज करेंगे कि जो उसका प्रांत बन रहा है उसके सभी अवयवों का प्रतिबिंब उसमें प्राप्त हो, और जब दोनों बातें एक साथ होगी तो प्रतिबिंब होगा या नहीं तो नहीं होगा। तब इससे आप रिकॉग्नाइज कर लेंगे कि संबंध जो है फलन है कि नहीं है। अगर है, एक मतलब प्रांत के सभी अवयवों का एक अद्वितीय प्रतिबिंब उसमें प्राप्त होता है, तब वो संबंध फलन है। अब यहां देखिए, वास्तविक मान फलन, ऐसा फलन जिसका परिसर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय अथवा उसका कोई उपसमुच्चय हो, वास्तविक मान फलन कहलाता है। और अगर उसका प्रांत भी, यदि वास्तविक चर वाले वास्तविक मान फलन का प्रांत भी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय या उपसमुच्चय है, तो उसे हम केवल वास्तविक फलन भी कहेंगे। ठीक, जैसे अभी हम कहें, एक एग्जांपल हम यहां सेटअप करते हैं, ध्यान दें।
संबंध एफ n टू n प्राकृतिक संख्याओं, एक वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है जिसमें एक संबंध बनता है n से n में। हमने कहा कि एक ही अवयव, एक ही समुच्चय का उसी के अवयवों से संबंध भी बनता है और दो समुच्चयों में भी संबंध बनता है। तो माना कि n वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है और संबंध f n टू n में है। इस प्रकार परिभाषित है कि fx इज इक्वल टू 2x प्लस 1, fx इज इक्वल टू 2x प्लस 1 इसके द्वारा परिभाषित है एक संबंध है f n टू n में और fx इज इक्वल टू 2x प्लस 1। अब देखिए इसके कितने क्रमिक युग्म बनते हैं, इसके कितने क्रमिक युग्म बनते हैं ये आप देख लो तो आप समझ जाएंगे। जैसे x मान लें और fx को y भी कहते हैं, y ही fx है, तो x इज इक्वल टू अगर 1 लेते हैं तो ये हो जाएगा 3, 2 लेते हैं तो ये हो जाएगा 5, 3 लेते हैं तो जो ये y है इसी को हम कहते हैं fx। तो fx इज इक्वल टू 2x प्लस 1 है तो y इज इक्वल टू 2x प्लस 1 हो गया और 3 लेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 7, 4 लेंगे तो 9। इस तरह से आपको ये fx की वैल्यू प्राप्त होती जाएगी। f1 f2 इसे बोलेंगे f1, ये f1 का की वैल्यू है, ये f2 की वैल्यू है। तो f1 बराबर अगर लिखते हैं तो अर्थात x इज इक्वल टू 1, तो 2 गुणे 1 धन 1 3, f2 की वैल्यू कितना आ जाएगी, 2 दूनी 4 धन 1 5। इसी तरह से f3 की 7। इस तरह से हम वैल्यू निकाल सकते हैं इसके फलन की। और इसके हम आलेख भी खींच सकते हैं। ग्राफ खींचना हमने आपको 10th में ही बताया है, तो इस तरह से आप ग्राफ भी प्लॉट कर सकते हैं। इसके क्रमिक युग्म प्राप्त करके क्रमिक युग्मों को कार्तीय तल में रख के और हम ग्राफ भी प्लॉट कर सकते हैं। अब कुछ फलन और उनके आलेख आपको अध्ययन करना है। कुछ फलन और उसके आलेख, कुछ फलन और उसके आलेख। कुछ फलन और उसके आलेख, सम फंक्शन एंड देयर ग्राफ्स। यहां देखते हैं फलन का हम ग्राफ कैसे बनाते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है ग्राफ। जब ग्राफ आप सीख लेंगे तो कॉन्टिन्यूटी बिल्कुल आपके दिमाग में घुस जाएगी और तब आपको डिफरेंशियल और कैलकुलस केवल सवाल लगाना नहीं, उसका फंडा समझ में आ जाएगा आपको। फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, समय की बहुत बचत होगी। तो देखिए यदि r वास्तविक संख्याओं का, इसके अंतर्गत हम देखते हैं तत्समक फलन। क्या है तत्समक फलन? तत्समक फलन को आइडेंटिटी फंक्शन भी बोलते हैं। तो यदि r वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, रियल नंबर्स का r वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है और y इक्वल टू fx, प्रत्येक x बिलोंग्स टू r, यानी इसका प्रत्येक अवयव वास्तविक संख्याओं का अवयव है, द्वारा परिभाषित वास्तविक मान फलन f r टू r, चूंकि ये जो होता है एक ही समुच्चय में उसी के अवयव से संबंधित होता है, f r टू r तत्समक फलन कहलाता है। इसको प्रतीकात्मक रूप से हम लिखते हैं fx इज इक्वल टू x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, यानी fx बराबर x होगा प्रत्येक अवयव वास्तविक संख्याओं का, वास्तविक संख्या के समुच्चय का अवयव है प्रत्येक। अब इसका ग्राफ अगर हम खींचें तो देखिए यहां अगर हम y इक्वल टू fx का ग्राफ खींचें, y इक्वल टू fx या fx इक्वल टू x, अगर हम यहां x की वैल्यू लें तो यहां fx की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। f बराबर अगर 0 लेते हैं तो f 0 बराबर 0, तो 1 लेते हैं तो fx बराबर 1, 0 1 1, 2 लेते हैं तो 2, 3 लेते हैं तो 3। देखिए यहां f3 बराबर 3 हो जाएगा, f4 बराबर 4, f5 बराबर 5। देखिए यहां f1 बराबर 1, x का मान 1, f2 बराबर 2, इसी तरह से f3 f4 f5 f4 बराबर 4। अब इसका जो क्रमिक युग्म प्राप्त होगा
वो हो जाएगा 0 0 1 1 2 2 3 3 4 4 और क्या जितने ले सकते हैं आप। अगर हम -1 का ले तो फिर -1 प्राप्त होगा, -2 का ले तो फिर -2 प्राप्त होगा। इसका भी क्रमिक युग्म बन जाएगा -1 -1 -2 -2। ये क्रमिक युग्म हमको प्राप्त हो गए संबंध के। इससे हमें संबंध R प्राप्त हो गया, यानी ये फलन है। अब यहां पर देखिए, अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करें तो कैसे ग्राफ प्लॉट होगा इसका। अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करें तो इसका ग्राफ होगा, ये ओरिजिन हो गया मूल बिंदु 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5 -1 -2 -3 -4 -5 -1 2 3 4 -5 1 2 3 4 5। इधर नीचे -1 होगा, -1 -2 -3 -4 और ये हो जाएगा 1 2 3 4 5। अब देखो बेटा 1 1 कहां आ गए हम, 1 1 यहां आ गए। पहले 0 0 यहां आ गए मूल बिंदु पर, 0 0 दूसरा बिंदु 1 1, तीसरा बिंदु 2 2, तीसरा बिंदु चौथा बिंदु 3 3, 3 यहां गए, 3 यहां आए, फिर 4 4 -1 -1 -2 -2। इस तरह से अगर हम खींचेंगे इसका ग्राफ मूल बिंदु से जाती हुई एक सरल रेखा होगी, मूल बिंदु से जाती हुई एक सरल रेखा होगी y = fx। अगर वो तत्समक फलन है तो उसका ग्राफ जो होगा, इसे हम y = fx बोलते हैं, fx = x। तो मूल बिंदु से जाने वाली एक सरल रेखा प्राप्त हो जाएगी, जिसे हम तत्समक फलन कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, तत्समक फलन। अब दूसरा देखिए, इस तरह से आप किसी फलन का ग्राफ प्राप्त कर सकते हैं। फलन से आप x और y की वैल्यूज प्राप्त करके, क्रमिक युग्म प्राप्त करके, और ग्राफ पे आप उसका ग्राफ पेपर पे उसका ग्राफ प्राप्त कर सकते हैं, किसी फलन का ग्राफ क्या है, जो कि आपको बहुत मदद करेगा आगे। अचर फलन, अचर फलन अर्थात कांस्टेंट फंक्शन, ये भी वास्तविक मान फलन के अंतर्गत ही है। y = fx = c, या आप fx = c कह लें, जहां c कांस्टेंट है, अचर है, और प्रत्येक x बिलोंग्स टू r, fx = c प्रत्येक x बिलोंग्स टू r द्वारा परिभाषित एक वास्तविक मान फलन f R है। यहां f का प्रांत जो है वो रियल नंबर यानी r है, और परिसर जो होगा इसका वो c होगा। देखिए अभी आपको परिसर c कैसे आता है। इसका ग्राफ जो होगा वो x अक्ष के समांतर एक सरल रेखा होगी। अब देखिए जैसे हमने ले लिया c की जगह 4 कांस्टेंट है, fx = 4, तो fx = 4 से अब हम प्राप्त करते हैं fx की वैल्यूज। अब देखिए यहां अगर x बराबर हम ले लेते हैं -1, तो fx बराबर -1 लेंगे तो यहां तो x 0x हो जाएगा। ये चूंकि fx बराबर 4 है तो ये तो सदैव ही 4 ही रहेगा। जैसे fx = हो जाएगा 0x + 4, तो 0 गुणे 1 करेंगे तो -1 तो 0 हो जाएगा, तो 4 आएगा, और 0 करेंगे तो 0 आ जाएगा, 4 आ जाएगा तब भी, 0 गुणे 0 + 4, 1 करेंगे तब भी 4, 2 करेंगे तब भी 4। अब देखिए यहां इसका जो क्रमिक युग्म बनेगा -1 4 0 4 1 4 2 4, इस तरह से बनेगा। अब यहां पर अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करें, इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं तो हमको क्या प्राप्त हो जाता है, x o x डैश, y o y डैश, और मूल बिंदु हो गया ये 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4, 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, यहां -1 -2 -3 -4 -5, -1 -2 -3
-4। अब देखिए यहां -1 है तो 4 है, ये -1 है तो 4 यहां आ जाएगा, बिंदु ये प्राप्त हुआ। 0 है तो 4 है, 1 है तो 4 है, 2 है तो 4 है, 3 है तो भी 4 है, 4 है तो भी 4 है। ये जो आपकी कोटि है सदैव 4 है। 5 है तो भी 4 है, 6 है तो भी 4 है। अब अगर इसको आप मिलाएंगे तो 4 मात्रक दूरी पर, x अक्ष से 4 मात्रक दूरी पर एक समांतर रेखा होगी x अक्ष के, x अक्ष के समांतर एक सरल रेखा प्राप्त होगी, इसका ग्राफ। तो अचर फलन में जो ग्राफ प्राप्त होगा वो x अक्ष के समांतर होगा। अब वो ऊपर होगा नीचे होगा, वो c पर निर्भर करेगा। अब अगर यही fx -c कर दे तो ग्राफ नीचे हो जाएगा। fx -c कर दे तो ग्राफ मूल बिंदु से नीचे हो जाएगा। और अगर यही fx 4 हमने लिया था, 3 ले लें तो यहां से चला जाएगा, 2 ले लें तो यहां से चला जाएगा। तो इस तरह से तमाम हमको ये ग्राफ प्राप्त हो गए कब, जब c का मान बदल जाएगा, अचर पद का मान बदल जाएगा। तो इस तरह से ये अचर फलन है। और अचर फलन का आलेख हम कैसे प्राप्त करते हैं, इसका ग्राफ कैसे प्राप्त करते हैं, अब इसको समझ लीजिए आपने। अब आगे है, आपने इसका भी अचर का भी देख लिया और आपने तत्समक फलन का भी देख लिया, आइडेंटिटी का भी देख लिया, कांस्टेंट फंक्शन का भी देख लिया कि ग्राफ कैसे प्राप्त होता है। तत्समक का आपने देखा था, मूल बिंदु से जाती हुई सरल रेखा प्राप्त हुई थी और इसकी x अक्ष के समांतर एक सरल रेखा प्राप्त हो गई। अब आगे आप देखेंगे बहुपदीय फलन या बहुपदीय फंक्शन, जिसे आप कक्षा 9 से ही पढ़े हैं। फलन ये सब हम कल बताएंगे। अभी आप प्रश्नावली 2.3 जो 11th का पोर्शन है उसको पढ़ लो, तो ये समझ में आ जाएगा। तब फिर आपको हम कल आपके सिलेबस इंटर में फलन पढ़ाएंगे। हम जो है बहुपदीय फलन, परिमेय फलन, मॉडुलस फलन, साइन फलन, ये सभी आपको कल बताएंगे। आप ये 2.3 को सॉल्व कर लें, रिकॉग्नाइज कर लें कि फलन कौन है, कौन फलन है, कौन नहीं है, कौन कौन संबंध, और fx की वैल्यूज सब निकालना सीख लो। और fx दिया है तो उससे रिलेशन बनाना सीख लो, और उसके फलन और परिसर, फलन का परिसर ज्ञात करना आप पहले ही सीख चुके हैं। तो ये सभी जो है, चूंकि फलन भी संबंध है तो फलन के संबंध लिख लो, और उसका जो प्रथम घटक होगा वो प्रांत हो जाएगा, और द्वितीय घटक जो उसके प्रतिबिंब होंगे वो रेंज हो जाएगा। रेंज भी आप ज्ञात कर सकते हैं।